सर क्या आप सचमुच जैसा मैंने कहा वैसा कीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा है मेरी आंटी की, उसे ऐसा ही ट्रीटमेंट दीजिए जैसी घर की बहू को मिलता है। इस बार रुद्र की आवाज थोड़ी भारी थी। मेरी आंटी ने कंफ्यूज होकर पूछा, सर वह एग्जैक्टली है कौन? भले ही आप दूसरी शादी भी करना चाहते हो तो अभी आपको छोटी मैडम जी पुरानी चीजें ऐसे फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र ने अपने एक हाथ से अपना माथा मसला और गहरी सांस छोड़कर कहा, उन सभी चीजों को पैक कीजिए और उन्हें एक खाली जगह पर ले जाकर फेंक दीजिए। सर, रुद्र का इतना खराब बिहेवियर मेरी आंटी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्होंने बचपन से रुद्र को पाला था और रुद्र हमेशा ही एक अच्छा बच्चा रहा था और वह एक लड़की के लिए सब कुछ बर्बाद कर रहा है। और जब उसकी शादी हुई थी तब कनक ने उसे कितना प्यार दिया था, मगर उसके मरने के बाद भी रुद्र उसकी चीजों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये सिया है कौन? मेरी आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बहुत गुस्सा थी। रुद्र के दिल में अपनी मॉम से भी ज्यादा इज्जत मेरी आंटी के लिए थी। उसकी मां ने उसे जन्म दिया था, ठीक उसके कुछ टाइम बाद ही उसके डैड की मौत हो गई और सारे ठाकुर कॉरपोरेशन का भार उसकी मॉम के कंधों पर आ गया। इसलिए उसकी मॉम कंपनी संभालने और बाहर की काम संभालने में इतना बिजी हो गई कि उनके पास रुद्र के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। वह तो अपनी मॉम का चेहरा भी हल्का हल्का भूलने लग गया था। उसे याद था तो सिर्फ मेरी आंटी का चेहरा, जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उसका ख्याल रखती थी। कुछ वक्त बाद जब उसकी मां ने कंपनी को फिर से स्टेबल कर दिया तो फिर से उनके पास वक्त हो गया अपने बेटे पर ध्यान देने के लिए। लेकिन तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनका बेटा उनके नजदीक नहीं रह गया है, वह सिर्फ मेरी आंटी के नजदीक रह गया है, जिसकी वजह से उसकी मॉम बिल्कुल खुश नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी आंटी को घर से निकालने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन जब इस बात का पता रुद्र को चला तो वह रो रो कर मेरी आंटी को घर में ही रहने देने की परमिशन मांगने लगा। और जब उसकी मां ने ये देखा कि मेरी आंटी सचमुच रुद्र की बहुत केयर करती है तो उन्होंने मेरी आंटी को यहीं रहने दिया। और अपने मां के बराबर मेरी आंटी को इतना उदास देखकर रुद्र ने बहुत ही धीमी और सॉफ्ट आवाज में कहा, मेरी आंटी, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और किसी और इंसान से बेहतर आप जानते हैं कि उस वक्त कनक मुझसे कितने अच्छे से बिहेव करती थी, लेकिन मैंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए और उसके बाद उसे खो दिया, और अब फाइनली जो मुझे सिया मिल गई है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूं और इस बार में कोई गलती नहीं करना चाहता। मेरी आंटी, क्या आप समझी? वह इकलौती ऐसी औरत होगी जिससे मैं प्यार करूंगा और वह ठाकुर परिवार की बहू भी होगी। मेरी आंटी की बॉडी कांप गई। उसने रुद्र के मुंह से ऐसी बातें बहुत ही कम सुनी थी, बट जब उसने ये कह दिया है था तो उसका मतलब था कि ठाकुर परिवार में सिया की जगह कंफर्म हो गई है। भले ही उन्हें अभी भी लगता था कि यह रुद्र की पहली पत्नी कनक के साथ नाइंसाफी है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई और कनक के कहे अनुसार सारा काम करवाने लगी। शुरू में कनक का इरादा सिर्फ रुद्र के लिए चीजें मुश्किल करना था, लेकिन उससे यकीन ही नहीं हुआ कि वह आदमी जो 8 सालों से एक ही बेडरूम इस्तेमाल कर रहा है वह एक ही बार में बेडरूम का स्टाइल चेंज करने के लिए मान जाएगा। वह एक साइड में बैठकर मेरी आंटी और सर्विस स्टाफ को उसकी फेंकी हुई सारी चीजें बाहर ले जाते हुए और कमरे की सारी चीजों को लाल चीजों में बदलते हुए देख रही थी, और यह सब देखकर वह काफी इनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे शुरू में दूसरों के लिए चीजें मुश्किल करनी थी, लेकिन अब कमरे में ये ब्राइट रेड कलर देखकर उसी के लिए चीक मुश्किल हो गई है। मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है, ये कलर कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, इन सब को बदल दो कोई भी और कलर, मगर ब्राइट रेड नहीं। कनक जानती थी कि वह लोगों को काफी परेशान कर रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसकी ऐसी हरकतें करने से रुद्र उससे नफरत हो करेगा तो यह उसी के लिए अच्छा होगा, या फिर शायद वह ये देखना चाहती थी कि किस हद तक रुद्र उसकी बात मानता है। अब उसकी बातें सुनकर मेरी आंटी पागल होने वाली थी। घर के नौकरों ने ऑलरेडी उसके इंस्ट्रक्शन से हिसाब से पूरे रूम को अरेंज कर दिया था, और अब वह सब कुछ अरेंज होने के बाद फिर से चीजें बदलना चाहती है। वह बहुत परेशान कर रही थी। जैसे ही मेरी आंटी का गुस्सा कनक पर फूटने वाला था तभी रुद्र अंदर आया। जब तक तुम्हें पसंद है, अगर तुम चाहो तो आसमान से तारे भी तुम्हारे लिए लाया दूंगा मैं। उसकी बात सुनकर कनक ने मुंह बनाया और मन ही मन बोली, कितनी फिल्मी लाइन बोली है। उसे तो ये भी लगने लगा था कि उसके शक्ल के साथ साथ रुद्र की आत्मा किसी ने बदल दी है, वरना इतना हार्टलेस इंसान इतनी फिल्मी बातें क्यों कर रहा है।
उसने कहा, मिस्टर ठाकुर, क्या तुम्हें किसने नहीं बताया है कि आप बहुत चिजी हैं? नहीं, तुम पहले ही हो। इतना कहकर रुद्र प्यार से मुस्कुराया, जैसे ही यह एक लंबी रात के बाद पहली सुबह थी। उसे इस तरह देखकर कनक ने जल्दी सपना सर घुमाया और धीमी आवाज में कहा, मैं बस देखना चाहती थी कि स्टाइल चेंज होने के बाद रूम कैसा दिखता है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। रुद्र ने बहुत आराम से लोगों को दोबारा से रूम अरेंज करने के लिए कहा। भले ही पहले से रूम थोड़ा अलग दिख रहा था, लेकिन बहुत ही सिंपल और लाइट कलर में फिर से रूम को सजा दिया गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कनक वक्त थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी। उसने पूछा, मुझे भूख लगी है, हम खाना कब खाएंगे? उसका सवाल सुनकर मेरी आंटी बहुत गुस्से में थी, मगर रुद्र के लिए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं खाना बना देती हूँ। हाँ, याद रखिएगा, मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है, खट्टा खाना पसंद नहीं है, मीठा खाना पसंद नहीं है और नमक वाला खाना पसंद नहीं है, और उसके अलावा आप जो भी चाहे वह बना सकती है। कनक की बातें सुनते ही मेरी आंटी का गुस्सा उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। ये लड़की मीठा नहीं खाएगी, तीखा नहीं खाएगी, कड़वा नहीं खाएगी, खट्टा नहीं खाएगी, नमक वाला खाना नहीं खाएगी, तब क्या खाएगी? इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ? उन्होंने रुद्र की तरफ देखकर कहा, सर, मैं इस तरह का खाना नहीं बना पाऊंगी। रुद्र जानता था कि अहीर को उससे दूर करने की वजह से कनक काफी उदास है और किसी तरह से भी रुद्र को परेशान करने के तरीके ढूंढ रही है, इसलिए उसने अपना कोट उतारा और धीमी आवाज में बोला, ठीक है, मैं बना लेता हूँ। कनक और मेरी आंटी दोनों शॉक हो गए यह बात सुनकर। सर, आप ये कैसे करेंगे? मैं कर देती हूँ। मेरी आंटी ने आगे बढ़कर रुद्र से बात करने की कोशिश की, लेकिन कनक जल्दी ही अपने होश में वापस आए और उसने कहा, मिस्टर ठाकुर, क्या मैं आपका खाना खा सकती हूँ या फिर मुझे एडवांस में लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए? उसकी बात सुनकर मेरी आंटी ने से गुस्से में घुरा और रुद्र ने मुस्कुरा कर कहा, तुम इंश्योरेंस खरीद सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की और सीधा रूम से बाहर चला गया। मेरी आंटी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने रुद्र को अपने बेटे की तरह पाला था और वह किचन में जा रहा था। सर, मुझे करने दीजिए, मेरी आंट चिल्लाते हुए रुद्र के पीछे भागी। उन दोनों को जाते हुए देखा। कनक भी अपने एक पैर के सहारे ही कूदते हुए सीढ़ियों पर जाकर रेलिंग के सहारे टिककर रुद्र को किचन में काम करते हुए देखने लगी। उसने हमेशा ये सोचा था कि बिजनेस वर्ल्ड का किंग अपने हाथ किचन में गंदे नहीं करेगा, लेकिन अब जब उसने रुद्र को बहुत ही प्रोफेशनली खाना बनाते हुए देखा तो वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। क्या सचमुच ये वही रुद्र है जिसे वो जानती है? कनक फिर से पास्ट में पहुंच गई, जहां वह सिर्फ रुद्र की एक मुस्कुराहट से पूरे दिन खुश रहा करती थी और रुद्र की तबीयत ना बिगड़ जाए, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी लेट घर लौटे, वह हमेशा ही उसके लिए खाना गर्म करके उसे खिलाती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वही इंसान उसके लिए अपने हाथों से कुछ बनाएगा। क्या ये रुद्र का गिल्ट है या फिर वह कुछ और सोच रहा है? अचानक से कनक को अपने ही सोच पर हंसी आने लगी। क्या रुद्र के पास दिल भी था जो उसके जैसा हार्टलेस इंसान उसके लिए गिल्टी फील करेगा? उसने सारे बेकार ख्याल मन से निकाल दिया। ठीक उसी वक्त कनक का फोन बजा और रिंगटोन की तेज आवाज से रुद्र उसकी तरफ देखने लगा। कनक अपने एक पैर के सहारे कूदते हुए नीचे आए और सोफे पर बैठते हुए उसने कॉल पिक किया। हेलो, कौन है? मैं सिया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कनक को लगा कि उसने कभी पहले ही आवाज सुनी है, मगर उसे याद नहीं आया। उससे पूछा, कौन है? मैं आर्यन सिंह। हम दोनों एक ही प्लेन से आए थे और उसके अलावा यूएस में मैंने मिस सिया की मदद भी की थी। आर्यन की बातें सुनकर कनक अचानक कुछ याद आया। ये तुम हो, लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जैसे तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। इनफैक्ट बस जब मैं रेस्टोरेंट में थी तो मेरे कपड़े गंदे हो गए थे तो मिस्टर सिंह ने सिर्फ मेरे लिए एक नए कपड़े से का सेट लगा दिया था, और जहां तक मुझे याद है मैंने मिस्टर सिंह को उसके लिए पैसे ऑलरेडी वापस कर दिए हैं। मिस सिया, आपकी बातों ने मुझे बहुत हर्ट कर दिया। आफ्टर ऑल हमने साथ में डिनर किया था, है ना? उसकी ऐसी बातें सुनकर अचानक कनक की हंसी छूट गई। रुद्र ने कनक की स्माइल देखी और उसकी आंखें डार्क हो गई। कौन से फोन कर रहा है और किस से बात करके वह इतनी खुश है? रुद्र ने कितने टाइम से उसे इस तरह खुश होकर मुस्कुराते नहीं देखा था। रुद्र अपनी जलन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
क्या यह अनिरुद्ध पाठक है? ये सोचते ही रुद्र ने गैस बंद किया और वहां चला गया। वही कनक इन सब से अनजान थी और उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब आप हैंडसम है तो जो आपने कहा वह सही है। हाँ, वह तो मैं हूँ, मेरी हैंडसमनेस और चार्म के चर्चे पूरी दुनिया में है। आर्यन बेशर्म की तरह अपनी तारीफ करने लगा। कनक ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे कॉल क्यों किया? अभी मुझसे यह मत कहना कि जो मेरे साथ रेस्टोरेंट में हुआ था वही सेम चीज आपके साथ भी हुई है और आपको मेरी मदद चाहिए। आपके जैसे हैंडसम इंसान के ऊपर किसी लड़की ने कॉफी गिरा दी। हेलो, इस तरह बात करना बहुत बोरिंग है, आर्यन ने कहा। सच्चाई तो यही थी कि कनक का आर्यन से मिलना एक इत्तेफाक था, लेकिन आर्यन काफी टॉकेटिव था और वह बहुत ही आसानी से लोगों को इम्प्रेस कर लेता था। भले ही वह एक प्लेबॉय था, लेकिन एक नॉर्मल दोस्त की तरह उससे बात करने में कनक को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी, और अगर उसे बिजनेस वर्ल्ड में कुछ अचीव करना है तो ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। कनक ने अपनी बैठने का तरीका और कंफर्टेबल किया और मुस्कुरा कर बोली, आर्यन तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे सिर्फ बात करने के लिए फोन किया है? अगर मैं कहूँ हाँ तो? आर्यन ने जवाब दिया। कनक ने अपना सर नामे हिलाया और कहा, तुम्हें शायद पता होगा कि मैं अभी एक पेशेंट हूं और मुझे आराम की जरूरत है। हाँ, क्या तुम्हें अभी भी पता है कि तुम पेशेंट हो? कुछ दिन हुए हैं तुम इन इंडिया लौटे हुए और तुम ऑलरेडी इस तरह हो गई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब मुझे पता चला था कि तुम ठाकुर कॉर्पोरेशन के साथ डिजाइनर के तौर पर काम करने वाली हो तो मैं कितना उदास हो गया था। हम एक दूसरे को जानते हैं, तुम उस बर्फ के पहाड़ रुद्र को कैसे चुन सकती हो? मैं रुद्र के साथ नहीं हूं, कनक एक लाइन डरो करना चाहती थी। वही कनक की बात सुनकर रुद्र के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह आर्यन को जानती थी और कुछ ही टाइम पहले कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक हुई है, जिसका फायदा उठाकर आर्यन ने एक बहुत बड़ी डील रुद्र से छीन ली, और अब कनक आर्यन के सामने ये दिखाना चाहती है कि उसका रुद्र से कोई लेना देना नहीं है। क्या सचमुच उसके और आर्यन के बीच में कुछ है, या फिर वह सिर्फ उसे हराने के लिए आर्यन की मदद कर रही है? रुद्र काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन उसे देखे जा रहा था। अगर उसका एक भी शक सच है तो अपने सामने बैठी उस औरत के साथ उसे क्या करना चाहिए? 46 रुद्र ने कनक का फोन छीना। अब तक आपने पढ़ा कि कनक रुद्र के घर पर आकर सबको बहुत परेशान करती है और आखिर में उसकी फरमाइश को पूरा करने के लिए रुद्र को खुद खाना बनाना पड़ता है, और ठीक उसी वक्त आर्यन का भी कनक को कॉल आता है। अब आगे रुद्र ने उसके पीछे से एक खांसने की एक्टिंग की। आवाज सुनकर कनक ने अपने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह वापस आगे मुड़ी और फोन पर बात करने लगी। ठीक है, बाद में मुझे तुम टाइम बता देना, मैं बाहर आकर तुमसे मिल लूंगी। कनक अभी भी मुस्कुराकर आराम से बातें किए जा रही थी, और ये देखकर रुद्र एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उसने बिना कुछ कहे कनक के हाथ से उसका फोन छीना और कॉल कट कर दिया। कुछ सेकंड के लिए कनक हैरान हो गई और फिर उसने गुस्से में इरिटेट होकर कहा, रुद्र ठाकुर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह मेरा मोबाइल फोन है, किसने हक दिया तुम्हें मेरा मोबाइल फोन बंद करने का? मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। क्या तुम्हारे पैर की चोट भी तुम्हें बाहर जाने से नहीं रोक पाएगी? रूक ने गुस्से में कहा और उसके बाद मुड़कर किचन में चला गया और वह अपने साथ कनक का फोन भी ले गया था। मुझे मेरा फोन वापस दो। कनक काफी फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन रुद्र ने बहुत शांति से कहा, जाओ और जाकर टीवी देखो, फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बुलशिट। कनक इतने गुस्से में थी कि उसने रुद्र को गाली दी। रुद्र बुरी तरह से हैरान हो गया। वह मुड़कर कनक की तरफ देखने लगा। पास्ट में कनक उसके सामने हमेशा ही एक प्रॉपर लेडी की तौर पर पोलाइट बिहेव करती थी। उसे गाली देना तो दूर की बात है, उसके सामने तेज आवाज में बात भी नहीं करती थी। क्या ये सचमुच बदल गई है या फिर ऐसे ही थी? लेकिन कुछ भी हो, रुद्र को अपने सामने बैठी हुई कनक अब ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। कम से कम उसके सामने जो थी वह सचमुच थी। पास्ट में उसके साथ कनक का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसे कुछ हमेशा ही मिसिंग लगता था, जो शायद अब पूरा हो गया है। वह अचानक मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारा जो मन करे वह तुम बोल सकती हो। कनक को पक्का यकीन था कि रुद्र को गाली देना तो दूर, किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की होगी, तो फिर कनक के ऐसा बोलने से वह गुस्सा क्यों नहीं हुआ?
रुद्र सचमुच गुस्सा नहीं था, लेकिन कनक बहुत गुस्से में थी। उसने सामने टेबल पर रखे और टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया, और वह इस वक्त अपना सारा गुस्सा टीवी के रिमोट पर उतार रही थी और बार बार चैनल चेंज किए जा रही थी। वही साइड में खड़ी मेरी आंटी ने जो उन दोनों की बातें सुनी तो वह बहुत नाखुश थी, लेकिन जब उन्होंने रुद्र को मुस्कुराते हुए देखा तो वह कुछ नहीं कह पाए। पिछले 5 सालों में रुद्र कभी नहीं मुस्कुराया, लेकिन जब वह फाइनली अब मुस्कुरा रहा है तो उन्होंने चुप रहने का फैसला लिया। रुद्र ने फिर से अपना खाना बनाना है और शुरू कर दिया। कनक का ध्यान टीवी पर बिल्कुल नहीं था, उसका ध्यान तो किसी और ही चीज पर था। हर कुछ मिनट में वह किचन की तरफ देखने लगती है। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका वह सपना जो उसने देखा था वह पूरा हो रहा है। रुद्र उससे प्यार करता है और उसका ख्याल रख रहा है। लेकिन जल्दी ही वह अपने होश में वापस आए और उसने अपनी नजर हटाकर मन ही मन खुद को ही डांट लगाए। वह कैसे रुद्र के लिए ऐसा कुछ सोच सकती है? क्या फर्क पड़ता है कि वह इस वक्त क्या कर रहा है? लेकिन उसके हैंडसम चेहरे और उस मुस्कुराहट के पीछे देखो, हार्टलेस इंसान है। यही सब सोचते हुए उठी और एक पैर पर ही जंग करते हुए बाथरूम की तरफ चली गई, जैसे इस जगह को बहुत अच्छे से जानती हो। जब मेरी आंटी ने उसे उठते हुए देखा तो वह आगे बढ़कर उसकी मदद करने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कनक इस जगह से कितनी ज्यादा फेमिलियर है और हर चीज के बारे में जानती है तो वह थोड़ी हैरान हो गई। उसने पूछा, सर ये लड़की ठाकुर मेंशन से इतनी फेमिलियर कैसे है? उनकी बात सुनकर रुद्र ने कनक को देखा और फिर बोला, पूछिए मत, बस उसका ध्यान रखिए। उसके बाद कुछ सोचते हुए उसने ऋषि को कॉल लगाया और कहा, एक व्हीलचेयर लेकर घर पर आओ और सबसे बेस्ट लेकर आना। मेरी आंटी ने रुद्र की तरफ देखा और कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके मन में कनक को लेकर कई सारे सवाल थे। थोड़ी देर तक कनक बाथरूम में रही और जब वह बाहर ही उसके ठीक 10 मिनट बाद ही उसने ऋषि को व्हीलचेयर के साथ अंदर आते हुए देखा। ऋषि ने उसके पास आकर कहा, सर ने मुझे आपके लिए व्हीलचेयर लाने के लिए कहा है। जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक आप इसे इस्तेमाल कर सकती है। थैंक यू। कनक ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सेप्ट कर लिया और उस पर बैठकर उसे ट्राई करने लगी। जैसे ही रुद्र ने देखा कि कनक को पसंद आया तो उसका मूड अपने आप ठीक हो गया। उसने कहा, अपने अपने हाथ धो लो, चलो खाना तैयार है। रुद्र खाना लेकर बाहर आया, जिससे ऋषि भी शॉक हो गया और उसने पूछा, सर आपने खाना बनाया? वह कई सालों से रुद्र के साथ था और उसे नहीं पता था कि वो तो खाना भी बना सकता है। रुद्र ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और कनक की व्हीलचेयर को पुश करते हुए बाथरूम की तरफ से जाते हुए बोला, सब कुछ यहाँ है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी आंटी को कह देना। मैं समझ गई, कनक ने कहा और अपने हाथ धो लिए। उसके बाद रुद्र फिर से उसकी को पुश करते हुए डाइनिंग टेबल के पास ले आया। डाइनिंग टेबल भी बिल्कुल पहले की तरह ही था और रुद्र ने उसे उसी जगह पर बिठाया जहां वह हमेशा बैठा करती थी। लेकिन कनक ने कुछ नहीं कहा और उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। उसने टेबल पर रखी हुई सिंपल डिशेज को देखते हुए कहा, मिस्टर ठाकुर, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा चिकन ही नहीं बना सकते थे? अब क्या जब तक मैं यहाँ रहने वाली हूँ तब तक ये साग सब्जी मुझे खिलाएंगे? रुद्र जानता था कि वह सिर्फ उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने एक बाउल में खाना निकालते हुए कहा, तुम्हारे पैर में अभी भी चोट लगी है और लाइट खाना खाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम्हें इतना ही मीट खाने का मन है तो मैं तुम्हारे लिए कल थोड़ा सा बना दूंगा, मगर बस थोड़ा सा। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा न्यूट्रिशंस या फिर भारी खाना तुम्हारा शरीर हजम नहीं कर पाएगा। मैंने तो कुछ नहीं सुना। क्या जितनी देर डॉक्टर बात कर रहे थे उतनी टाइम के लिए मैं मर गई थी? कनक ने कहा। मगर उसने देखा कि रुद्र के एक्सप्रेशन बदल गए। वह शब्द दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। रुद्र थोड़ा इमोशनल हो गया था। कुछ देर के लिए कनक हैरान हुई, लेकिन कुछ सोचकर उसने पर्पसली पूछा, कौन सा वर्ड? मरना। उससे इतना क्या डरना है? हर किसी को एक ना एक दिन मरना है और उसके अलावा आजकल कितने सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगर आप किसी गलत इंसान के प्यार में पड़ जाओ तो आपकी मौत एक बड़ी सी आग में जलकर हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। रुद्र ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाकर बहुत तेज डाइनिंग टेबल पर मारा। उसके आसपास के लोग इतने डर गए, उन लोगों में सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी और रुद्र का चेहरा बहुत डार्क हो गया था।
पूरे ठाकुर परिवार में यहाँ तक कि पूरे दिल्ली शहर यह जानता था कि रुद्र के सामने आग शब्द को कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन उनके लिए हैरानी की बात यह थी कि सामने बैठी उस औरत ने रुद्र की बॉटम लाइन को टच किया, वह भी पहले ही दिन जब उसके घर में आए। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कनक को देख रहे थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि रुद्र उसे घसीटते हुए घर से बाहर फेंकेगा। वहीं दूसरी तरफ कनक ने धीरे से अपना हाथ थपथपाया और बोली, मिस्टर ठाकुर, आपने मुझे मरने की हद तक डरा दिया था। अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो मैं इसी वक्त मर जाती। जितना रुद्र उसे यह शब्द कहने के लिए मना कर रहा था, वह उतना ही इस शब्द को कहेगी। जब रुद्र ने देखा कि वह किसी भी तरह से गुस्सा दिलाती है तो उसका सारा गुस्सा बेबसी भी बदल गया। वह धीरे धीरे कनक प्लेट में खाना निकालने लगा और के बाद उसने शांति से कहा, खा कर देखो कैसा टेस्ट है। सब लोग हैरान हो गए। बस ऐसे ही रुद्र ने उस औरत की गलती पर उसे बिल्कुल सजा नहीं दी और सब चीजें भूल गया। जो सबसे ज्यादा हैरान था वह थी मेरी आंटी। आपका जिक्र होते ही मेरी आंटी ने रुद्र की आंखों में दर्द देखा था, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि सभी चीजों को साइड में छोड़ते हुए उसने अपने एरोगेंस और गुस्से को साइड में रख दिया और अब उसे इस तरह देखकर मेरी आंटी उसकी फीलिंग समझ नहीं पा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुदूर जो इतना एरोगेंट और गुस्सैल था, वह इस तरह कैसे हो गया। उसे सामने बैठी हुई औरत और बहुत गुस्सा आ रहा था। कनक भी काफी हैरान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र का सेल्फ कंट्रोल और गुस्से कंट्रोल लेवल इतना ज्यादा अच्छा होगा। जो उसकी हर गलती को बर्दाश्त कर रहा था। सब सोचेंगे कि वह उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वह बहुत अच्छे से जानती है कि सामने खड़े इंसान के पास दिल ही नहीं है। कनक ने जल्दी से अपने मूड को एडजस्ट किया और मुस्कुराकर खाने का एक टुकड़ा उठाया। एक बाइट खाते उसने मुंह बनाकर कहा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है मिस्टर ठाकुर। इसे देखकर लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ही आसान रही है, इसलिए आपको ये भी नहीं पता कि खाना कैसे बनाते हैं। क्या ये सचमुच अच्छा नहीं है? रुद्र के भौहें आपस सिकुड़ गई। उसने एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में रख लिया। उसे इतना बुरा भी नहीं लगा, लेकिन जब उसने कनक की चिढ़ाने वाली मुस्कान देखी तो उसने सारा का सारा खाना उठाकर एक नौकर को देते हुए और कहा, ये सारा खाना बाहर जरूरतमंद लोगों को खिला दो, मैं दोबारा बना देता हूँ। रुद्र बिल्कुल गुस्सा नहीं था। वह दोबारा से किचन में चला गया, लेकिन अब सब कुछ मेरी आंटी के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उन्होंने कहा, सर प्लीज मुझे करने दीजिए। आपने पूरा दिन काम किया और इससे पहले आप खाना बहुत कम ही बनाते थे। प्लीज अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए इस तरह। ये सब बातें भले ही वह रुद्र से कह रही थी, मगर कहते हुए बहुत ही गुस्से से कनक को देखे जा रही थी। कनक भी समझ रही थी कि वह जितना चीजें रुद्र के लिए मुश्किल करेगी तो मेरी आंटी का गुस्सा उसके लिए बढ़ता जाएगा। लेकिन जब से वह वापस आए हैं तब से वह सिर्फ लोगों को परेशानी तो करना चाहती है। उसने सर घुमाया और लंबे टाइम से शौक में खड़े ऋषि को देखकर कहा, मुझे लिविंग रूम में लेकर चलो, मुझे टीवी देखना है। देखकर लगता है कि अभी खाना खाने में मुझे और वक्त लगेगा। जब ऋषि ने अपना नाम सुना तो उसने रुद्र की तरफ देखा और उसने हाँ में सर हिलाया तो ऋषि ने कनक की व्हीलचेयर धक्का देते हुए लिविंग रूम में आया। कनक ने रिमोट उठा लिया और इसी तरह चैनल चेंज करते हुए बोली, मेरे लिए एक एप्पल काट कर दो। ऋषि थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया, मगर फिर भी वह काम करने लगा। कनक ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने एक शो लगा दिया और जल्दी ही वह हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज पूरी लिविंग रूम में गूंज रही थी। उसे इस तरह खुश देखकर रुद्र मुस्कुराया और फिर खाना बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ मेरी आंटी बहुत गुस्से में थी। वही ऋषि भी थोड़े गुस्से में था। उसने फाइनली धीमी आवाज में कहा, मिस सिया, हम मानते हैं कि यह हमारी कंपनी की गलती से ही यह एक्सीडेंट हुआ है, मगर इसमें सर की कोई गलती नहीं थी। आप सर की अच्छाई का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हैं। उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया किसी भी औरत के लिए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के लिए भी नहीं। आपको अभी के अभी रुक जाना चाहिए। कनक कुछ देर के लिए शांत हो गई, लेकिन फिर ऋषि की तरफ मुड़कर एक डेविल स्माइल के साथ बोली, मिस्टर ठाकुर की पत्नी बेवकूफ थी। उसने इनसे ऐसा काम नहीं करवाया। किसी ऐसे इंसान से शादी करनी है क्यों है? क्या हम हमेशा ही एक आदमी पर ही निर्भर रह सकते हैं? और अगर एक औरत एक आदमी के लिए सब कुछ छोड़ देते तो फिर भी उसे मौत ही तो नसीब होती है। सिया, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। ऋषि बहुत गुस्से में था।
हमारी मैडम दुनिया की बेस्ट औरत थी, तुम तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह गलतफहमी छोड़ दो कि तुम ठाकुर परिवार की बहू बन सकती हो। सिर्फ इस घर में आ जाने से तुम्हारे सपना पूरा नहीं होगा। ये तो सर की अच्छाई है कि वह तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। उनके एफर्ट को इसी तरह बेकार मत जाने दो, वरना जिस दिन पानी सर के ऊपर गया मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। इतना कहकर ऋषि मुड़ा और गुस्से में वहां से चला गया। उसने रुद्र से भी कुछ नहीं कहा। कनक थोड़ी हैरान थी। एक अनजान जिसे आप जानते भी नहीं वह आपकी तारीफ करे तो अच्छा लगता है, मगर वह थोड़ी उदास थी। अगर जितना ऋषि ने कहा अगर वह सचमुच उतनी ही अच्छी थी तो बड़ी से आग में जलकर मरी क्यों मारने की कोशिश की उससे। 47 मेरी आंटी ने किया प्रिया को कॉल। अब तक आपने पढ़ा कि कनक ठाकुर मिशन आ जाती है और उसके बाद लोगों को बहुत परेशान करती है और आखिर में ऋषि के साथ भी उसका झगड़ा हो जाता है और इसी गुस्से में मुड़कर वहां से चला जाता है। अब आगे। ऋषि गुस्से में वहां से बाहर गया और जाते वक्त उसने बहुत ही तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। कनक उसे देखकर डर गई थी, सचमुच डर गई थी। क्या वह सचमुच एक असिस्टेंट ही है और उसका गुस्सा कितना ज्यादा है। रुद्र भी ऋषि के ऐसे एक्शन से शॉक हो गया और जल्दी से दौड़ते हुए बाहर आया। जब उसने देखा कि कनक को कुछ नहीं हुआ तो उसने एक राहत की सांस ली। क्या हुआ? उसने कंसर्न हर कर पूछा। कनक ने अपने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे असिस्टेंट का गुस्सा बहुत तेज है, मैं उससे कल बात कर लूंगा। रुद्र ने मुस्कुरा कर कहा और किचन में चला गया। जब खाना दोबारा परोसा गया तो पहली बार के मुकाबले और अच्छा था। कनक ने रुद्र के हाथ पर तिल के निशान और कुछ लाल धब्बे देख लिए थे। शायद रुद्र का हाथ जल गया था। वह जानती थी कि रुद्र को भले ही कुछ बनाना आता हो लेकिन वह कभी किचन जाता नहीं होगा, लेकिन उसने ऐसे नाटक किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं और बिना किसी बात के अपना सर नीचे करके खाना शुरू किया। जब इस बार कनक ने खाने के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया तो रुद्र भी वहीं बैठ गया और वह भी खाना लगा, लेकिन कुछ निवाली खाने के बाद ही उसका चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ने लगे और उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। सर, क्या आपके पेट में फिर से प्रॉब्लम हो गई है? जैसे ही मेरी आंटी ने ये देखा वह जल्दी से आगे आए और एक गिलास में पानी निकालकर रुद्र को दिया और उनके पीछे खड़े हाउसकीपर भी जल्दी से दौड़कर रुद्र के पेट की प्रॉब्लम वाली दवा लेने चले गया। कनक शांति से उन्हें देख रही थी। उसके दिल में कुछ बातें चल रही थी। जब वह 5 साल पहले यहाँ से गई थी तब रुद्र को किसी तरह की कोई स्टमक प्रॉब्लम नहीं थी। क्या अब पिछले 5 सालों में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है? क्या भगवान ने इतना हार्टलेस होने के लिए उसे पनिशमेंट दी है? कनक ने अपना सर झुका और फिर से खाना खाने लगी। उसे आसपास हो रही थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे उसे दिखाई और सुनाई देना बंद हो गया था। दवा खाने के बाद रुद्र का दर्द थोड़ा कम हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि कनक में उससे एक नज़र देखा भी नहीं। इनफैक्ट वह तो आराम से अपना खाना खा रही थी। ये देखकर उसे फिर से एक बार अपने दिल में दर्द हुआ और वही जब वह मेरी आंटी ने कनक को ऐसे देखा तो वह कनक को बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन उन्हें डर था कि उनके कुछ बोलने से रुद्र गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वह चुप रह गई। अपना खाना खत्म करने के बाद कनक ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा खाना हो गया मिस्टर ठाकुर, प्लीज आप खाए। इतना कहकर वह अपनी व्हीलचेयर को पुश करते हुए सीढ़ियों के पास ले गई। जब वह अपनी जगह से उठकर एक पैर पर कूदते हुए ऊपर जाने ही वाली थी, अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी हवा में है। उसने देखा तो रुद्र ने उसे गोद में उठा लिया था। मैं किसी से कहूंगा कि वह बेडरूम को नीचे शिफ्ट कर दें, मैं पहले इस बारे में भूल गया था। शिफ्ट होने के बाद तुम्हारे लिए रूम से आना जाना बहुत आसान हो जाएगा रोज के लिए। कनक चुप रही। उसके बाद उसने मुस्कुराकर कहा, तो शायद मुझे आज रात गेस्ट रूम में ही सोना चाहिए, वह और कन्वीनियंस होगा। रुद्र ने कनक को देखा। वह बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रही है। वह सचमुच उसके साथ एक ही बेड पर नहीं सोना चाहती थी। ये रियलाइज होने से रुद्र और उदास हो गया, मगर उसने ज्यादा इमोशंस अपने चेहरे पर नहीं दिखाए। उसने कहा, डोंट वरी, मैं आज स्टडी रूम में सो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर कनक फाइनली शांत हो गई। आप अपने आप को अनकंफर्टेबल क्यों कर रहे हैं मिस्टर ठाकुर? लेकिन जब आपने अपने आप डिसाइड कर लिया है तो प्लीज आप चलते हुए गलत रूम में मत आ जाइएगा, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
कनक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन गुस्से के मारे रुद्र की आंखें जल रही थी। उनकी 3 सालों की शादी में वह रुद्र के बिना घर आए सो तक नहीं पाती थी, लेकिन अब वह उसके आसपास भी नहीं रहना चाहती है। क्या सचमुच वक्त सब कुछ बदल देता है? रुद्र ने गहरी सांस छोड़ी और कनक को बेडरूम में लेकर आया। क्या तुम्हें शावर लेना है? मैं मदद कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी, थैंक यू। कनक हमेशा ही बहुत शांति से रुद्र से दूरी बना लेती थी और यह बात रुद्र भी महसूस कर रहा था। रुद्र काफी देर तक उसे देखता रहा, लेकिन फाइनली उसे कुछ नहीं कहा। उसे वहां पर अच्छे से लेटाने के बाद वो रूम से बाहर चला गया। कनक अपनी बेटी को एक वीडियो भेजना चाहती थी, तब उसे याद आया कि उसका फोन रुद्र के पास है। वह रुद्र से अपना फोन मांगना चाहती थी, मगर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सोचा कि वह छोड़ दे। रुद्र रूम से बाहर चला गया था, मगर वह अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ा था। वह दरवाजे के पास खड़ा होकर कनक को खुशी से गुनगुनाते हुए सुन रहा था। वह कूदते हुए बाथरूम में गई और अचानक से रुद्र को बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी। रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और उसके दिमाग में एक बार फिर से कनक का परफेक्ट फिगर आ गया, जो उसने कई बार देखा था। 5 सालों तक एक संत के तरह रहने के बाद फाइनली उसकी पत्नी वापस आ गई है, लेकिन वह उसे छू नहीं सकता। यह उसके लिए एक टॉर्चर के बराबर था। उसने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकाला और उसे जला लिया, मगर वह जल्दी ही खांसने लगा। मेरी आंटी किसी काम से ऊपर आई थी और ये देखते ही वह जल्दी रुद्र के पास पहुंची और उसके हाथ से सिगरेट लेकर फेंकते हुए बोली, सर आपकी तबीयत हमेशा ही खराब रहती है, आप स्मोकिंग क्यों करते हैं? मैंने ऑलरेडी गेस्ट रूम साफ कर दिया है, आप आज रात उस रूम में सो सकते हैं। रुद्र ने बंद दरवाजे की तरफ देखा और धीरे से बोला, मेरी आंटी आप जानती हैं कि पिछले 5 सालों में मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। स्लीपिंग पिल्स के बगैर मुझे नींद नहीं आती है और अब जब वह यहाँ है तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। उसकी आंखें लगातार दबाव से पर जमी हुई थी, जैसे वह दरवाजे की आर पार देखने की कोशिश कर रहा हो। रुद्र को इतना परेशान देख मेरी आंटी भी खुद को परेशानी महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा, सर उसका बस चेहरा खूबसूरत है, वह मैडम के बराबर बिल्कुल नहीं है। उनकी इस बात पर रुद्र मुस्कुराया और उसने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए अकेले स्टडी रूम में चला गया। वो सचमुच कभी खाना नहीं बनाता था और उसके हाथों पर जो जलने के निशान थे वह अब उसे तकलीफ दे रहे थे। वह स्टडी रूम में कुछ दवाएं लगाने के लिए आया था। जब उसने स्टडी रूम का दरवाजा खोला तो अचानक उसे ठंडी हवा महसूस हुई। थोड़ी देर पहले कनक कैसे लिविंग रूम में बैठकर हंस रही थी, उससे याद करके कि रुद्र को लगा कि एक घर में जान वापस आ गई है। अब ये घर घर लगने लगा है। जब अहीर वापस आ जाएगा तो वह तीनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। इस बारे में सोचती है, अचानक उसका सारा दर्द गायब हो गया। हाथों पर दवा लगाने के बाद रुद्र ने अपना ऑन किया, जहां पर सीसीटीवी फुटेज दिखाई जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह रुद्र ने सबके साथ साथ अपने बेडरूम में भी कैमरास लगवाए हैं। कनक के जाने के 2 सालों तक वह उस बेडरूम में कदम तक रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, इस डर से कि उस रूम में कनक की खुशबू भी उसे परेशान करेगी। लेकिन वह उस बेडरूम को देखे बिना रह भी नहीं पाता था। वह पूरी रात सो नहीं पाता था, इसीलिए उसने उस रूम में सिक्योरिटी कैमरा लगवाए और इस तरह रूम में बंद होकर पूरे दिन उस खाली बेडरूम तो देखता रहता। उसके दिमाग में कनक के साथ बिताया हर एक पल घूमने लगता और उसके दिल में दर्द होता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। सभी लोग कहते हैं कि आदमी रोते नहीं है, सिर्फ वही जानता था कि कनक के जाने के 2 साल उसके लिए कितने डरावने थे। स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी वह पूरी रात सो नहीं पाता था और सोने के बाद सपने में उसे सिर्फ आग ही आग दिखाई देती थी। और जब स्लीपिंग पिल्स ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया तो रुद्र बिल्कुल नहीं सोता था। लेकिन आज जब उसने स्क्रीन को फिर से ओपन किया तो बेडरूम खाली नहीं था। कनक एक पैर पर कूदते हुए ही बाथरूम से बाहर आई। उसे पक्का पता था कि रूम में उसके अलावा कोई नहीं होगा, इसलिए उसने अपने ऊपर से एक टॉवल लपेटा हुआ था। वह बहुत केयर फ्री दिखाई दे रही थी और उसके पीठ पर बना हुआ वह थोड़ा बहुत टैटू भी वह देखते ही रुद्र की भौहें आपस में सिकुड़ गई। कनक के शरीर पर टैटू। कनक ही वह थी जिसे टैटू सबसे ज्यादा नापसंद थे, तो उसने अपने ऊपर टैटू क्यों करवाया? रुद्र यही सब सोच रहा था। कनक कूदते हुए क्लोजेट की तरफ जा रही थी और उसने अपने टॉवल को पकड़ा हुआ नहीं था, इसलिए उसका टॉवल खुलकर जमीन पर गिर गया और उसकी सुंदर सी बॉडी रुद्र के सामने रिवील हो गई।
ये सब अनएक्सपेक्टेडली हुआ, मगर अचानक से रुद्र को अपनी बॉडी में बढ़ती हुई गर्मी महसूस होने लगी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ अपनी बीवी को देखने भर से उसका ये हाल हो सकता है। वह जल्दी से उठा और वही स्टडी में रूम में बने बाथरूम में भगा और ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा हो गया। जब वह फाइनली थोड़ा शांत हुआ तो कपड़े बदलने के बाद वापस कंप्यूटर के पास आया तो उसने देखा कि कनक ऑलरेडी बेड पर लेट चुकी है। उसके बाल सूखे हुए नहीं थे, इसलिए उसने तकिए पर उन्हें इसी तरह फैला रहे हुआ था और वह सो चुकी थी। ये देखकर रुद्र खड़ा हुआ और स्टडी रूम से बाहर चला गया। उसने मेरी आंटी से एक हेयर ड्रायर मांगा और आराम से बेडरूम के पास आया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तब उसे एहसास हुआ कि बेडरूम का दौर अंदर से लॉक किया हुआ है। देखकर लगता है कि कनक किसी भी कीमत पर उसे अंदर नहीं आने देना चाहती। यही सोचकर रुद्र कड़वाहट के साथ मुस्कुराया और सपेकी से दरवाजा खोलकर कनक के बेड के पास आया। उसने कनक के बालों को छुआ तो वह सचमुच भीगे हुए थे। वह साइड में बैठ गया और हेयर ड्रायर को लोएस्ट वॉल्यूम पर सेट करके धीरे धीरे अपने हाथों से कनक के बालों को पकड़कर उन्हें सुखाने लगा। मेरी आंटी दरवाजे के बाहर से ये सब देख रही थी और उन्हें ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सिया ने ऐसा क्या किया है जो रुद्र उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। आखिर में उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह वहां से चली गई। वह जितना को इस बारे में सोचती उतना उन्हें गुस्सा आता। प्रिया इस घर में 5 सालों से रह रही थी। भले ही रुद्र उससे कोल्डली बिहेव करता हो, लेकिन प्रिया हमेशा रुद्र से अच्छा ही बिहेव करती और वह हमेशा रुद्र का ख्याल रखने की कोशिश करती। भले ही उन्हें प्रिया ज्यादा पसंद नहीं थी, मगर कम से कम वह इस एहसान फरामोश लड़की की तरह तो नहीं थी और उन्हें ये भी लगने लगा कि अगर रुद्र प्रिया से दूसरी शादी करेगा तो उसकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। इसीलिए वह आराम से अपने रूम में आए और अपना फोन निकालकर उन्होंने प्रिया को कॉल किया। मेरी आंटी, आप मुझे कॉल कर रही है क्या? वंश बीमार है? प्रिया ने कॉल उठाते ही पूछा। लेकिन मेरी आंटी ने लो आवाज में कहा, मिस प्रिया, वंश बाबा बिल्कुल ठीक है। सर ने उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई है, इसलिए वह बाहर गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, उनके साथ बॉडीगार्ड है। लेकिन मैं आपको किसी और चीज के लिए फोन कर रही थी। मेरी आंटी की बात सुनकर प्रिया हैरान हो गई। वह ठाकुर मेंशन में 5 सालों से रह रही थी और मेरी आंटी उससे बहुत ही रूड बिहेव करती थी। अगर रुद्र इस बूढ़ी औरत की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता तो वह पक्का इसे घर से लात मारकर बाहर निकाल देती। प्रिया ने पूछा, मेरी आंटी, क्या रुद्र के साथ कुछ हुआ है? प्रिया ने इसी बात का अंदाजा लगाया कि जरूर रुद्र ही किसी प्रॉब्लम में होगा, तभी मेरी आंटी उससे फोन कर रही हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंटी और खुश हो गई कि यहाँ न होते हुए भी प्रिया को रुद्र की चिंता है। उन्होंने गहरी सांस छोड़ी और कहा, मिस प्रिया, आपको घर वापस आने में कितना टाइम लगेगा? आपको पता भी नहीं है, आपके जाने के बाद सर एक सिया नाम की लड़की को यहाँ ले आए हैं और उसे अपने साथ अपने रूम में ही रखा है। वह औरत इतनी बदतमीज है कि उसने सर से खुद के लिए खाना बनवाया। अगर आप जल्दी वापस नहीं आए तो मुझे डर है कि ठाकुर परिवार में आपकी जगह नहीं बचेगी। मेरी आंटी की बातों से प्रिया पूरी तरह शॉक हो गई। उसने पूछा, मेरी आंटी, क्या कहा आपने अभी अभी? आपने कहा कि रुद्र ने पर्सनली सिया के लिए खाना बनाया और उसने सिया को ठाकुर मेंशन में अपने ही रूम में रहने की इजाजत दे दी है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्रिया बहुत परेशान हो गई। वह बिना किसी नाम के 5 सालों से ठाकुर मेंशन में रह रही थी और उसने ठाकुर परिवार के बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वह रुद्र के बेडरूम में कदम तक नहीं रख सकती थी। तो ये सिया कौन है जो अभी अभी कुछ दिनों पहले इस शहर में आई है और रुद्र उससे अपने बेडरूम में ले गया? यह उसके बर्दाश्त के बाहर था। 48 प्रिया को फूड पॉइजनिंग हो गई। अब तक आपने पढ़ा कि कनक रुद्र को अपने रूम में नहीं सोने देती है और कनक की इतनी बदतमीजी करने के बाद भी रुद्र उसका ख्याल रखता है। इस बात से परेशान होकर मेरी आंटी गुस्से में प्रिया को फोन लगाकर सब कुछ बता देती है। अब आगे, जब फोन पर मेरी आंटी ने प्रिया की गुस्से भरी आवाज सुनी तो वह समझ गई कि उनका मकसद कामयाब हो गया है। इसलिए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मिस प्रिया, ये सच है कि मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि आप सचमुच हमारे सर की चिंता करती है और मैंने आपको सिचुएशन पहले ही बता दिया और आपको सर और इस परिवार में अपनी जगह चाहिए या नहीं, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। आफ्टर ऑल आप पिछले 5 सालों से यही रह रही हैं और आप बिल्कुल यंग नहीं है।
सब लोग जानते हैं कि आप ठाकुर परिवार का हिस्सा है और इस परिवार से निकाले जाने के बाद इस उम्र में आपको कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर मेरी आंटी ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही प्रिया ने गुस्से में अपना फोन दूर फेंक दिया। ये सच है कि वो अब यंग नहीं रही है, उसकी उम्र 30 साल से ऊपर होने वाली है और वंश को जन्म देने के लिए लगभग उसकी जान चली गई थी। उसने इतना कुछ सह लिया है और उसके बाद वह कैसे एक एरी गहरी लड़की को उसकी जगह लेने दे सकती है। रुद्र उसका है, ठाकुर परिवार और उसका पैसा उसका है। कोई भी उसे ठाकुर परिवार में रहने और उस घर की बहू बनने से नहीं रोक सकता। प्रिया की आंखें लाल हो गई। वह जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहती थी, लेकिन रुद्र के बॉडीगार्ड्स ने इस जगह पर इतनी कड़ी निगरानी रखी हुई थी कि वह एक कदम बाहर नहीं रख सकती थी। अब वह क्या करे, और अब वह वंश का भी इस्तेमाल करके वापस ठाकुर मैंशन नहीं आ सकती थी, क्योंकि मेरी आंटी ने ऑलरेडी बता दिया था कि स्पेशल ट्रेनिंग के लिए उसे कहीं दूर भेजा गया है। तो अब उसकी मदद कौन करेगा? सिया को रुद्र सिर्फ कुछ ही दिनों से जानता है, फिर भी वह उसे अपने साथ ठाकुर मैंशन ले गया और उसके लिए अपने हाथों से खाना बना रहा है। इस घटिया लड़की ने किया क्या है? जितना प्रिया इस बारे में सोचती उतना वह बेचैन हो रही थी। अचानक से उसकी आंखों में चमक आ गई। अपना गोल पाने के लिए अगर उसे कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। उसने जल्दी से अपना प्लान सोचा और दौड़कर किचन में पहुंची। वहीं दूसरी तरफ कनक के बालों को सुखाने के बाद उसने देखा कि कनक का हाथ से बाहर है, तो उसने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। कनक को इतने प्यार से सोता हुआ देखकर वह वही रहना चाहता था, उसे गले लगाकर सोना चाहता था, लेकिन वह इस बारे में सिर्फ सोच सकता था। कनक का यहाँ रहने के लिए मानना है कितना मुश्किल था, इसलिए वह कोई भी बेवकूफ़ी करके उसे यहाँ से जाने के लिए कोई कारण नहीं देना चाहता था। उसने अपना सर झुकाकर प्यार से कनक के फोरहेड पर किस किया और धीमी आवाज में गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ कनक ने अपनी आंखें खोली और जहां पर रुद्र ने किस किया था उस जगह को अच्छे से पोंछने के बाद वापस से सो गई। अगली सुबह खिड़की से आती सूरज की रोशनी से कनक की नींद खुली। जो उसने टाइम देखा तो ऑलरेडी 8 बजे बज चुके थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी गहरी नींद में सोए कि उसने अपनी बॉडी पर रखा हुआ ब्लैंकेट देखा तो वह ज्यादा अलग नहीं दिख रहा था। इसका मतलब रुद्र सचमुच अंदर नहीं आया, ये बात तो साफ थी। रुद्र ने उससे अपनी खुशी से शादी नहीं हुई थी, तो क्यों वह उसके साथ एक ही बेड पर सोना चाहेगा। वह उठी और फ्रेश होने के बाद एक पैर के सहारे ही नीचे आए। उसे जगा हुआ देखकर मेरी आंटी ने शांति से कहा, ब्रेकफास्ट तैयार है, सर ने खुद बनाया है। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आपको खाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। ये ऑब्वियस सी बात थी कि उनका नेचर बिल्कुल फ्रेंडली नहीं रह गया था, मगर कनक को कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना मेरी आंटी उससे बुरा बिहेव करती उतना ही कनक को ये लगता कि मेरी आंटी उसके साथ लॉयल है। आसपास देखने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि रुद्र नहीं है तो उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी आंटी थैंक यू वेरी मच, मुझे आपका बनाया हुआ सूप पसंद है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इतना कहकर वह व्हीलचेयर बैठी और डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। मेरी आंटी को वही हैरान छोड़कर कनक को उनके द्वारा बनाया गया सूप बहुत पसंद आता था। उसने कई बार मेरी आंटी से कहा भी था और अपने सामने बैठे इस लड़की के मुंह से भी वही बात सुनकर मेरी आंटी को थोड़ा भीड़ लग रहा था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? वो कनक की पीठ को लगातार देखते रहे। वह क्या सोच रही है वह कोई नहीं समझ सकता था। कनक आराम से खाने के लिए बैठ गई। रुद्र के आसपास न होने से वह और रिलैक्स रहती थी। उसने ये नोटिस भी नहीं किया कि कब मेरी आंटी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। जितना वह डाइनिंग टेबल पर रखी हुई अच्छे अच्छे खाना को देखती उतना उन्हें गुस्सा आता। आपको शायद नहीं पता होगा, मिस प्रिया को आधी रात को फूड पॉइजनिंग हो गया, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और यह न्यूज़ मिलते ही सर दौड़ते हुए वहां गए। फिर भी उन्होंने सुबह में आकर आपका खाना बना दिया। ये बात अलग है कि यह खाना उन्होंने तब बनाया जब वह मिस प्रिया के लिए ले जाने के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे और वह ब्रेकफास्ट लेकर हॉस्पिटल चले गए। आफ्टर ऑल उन्हें उनकी बहुत चिंता है। वह दोनों एक साथ 5 सालों से रह रहे हैं और यह बात तो सभी जानते हैं कि उन दोनों का एक बेटा भी है। मेरी आंटी एक एक शब्द कनक के चेहरे की तरफ देखते हुए कह रहे थी। वह कनक ये बदलते एक्सप्रेशन देखना चाहती थी, लेकिन उनकी पूरी बात सुनने के बाद भी कनक ऐसी बिहेव किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं।
आपके बनाए हुए सूप का स्वाद अभी भी नहीं बदला मेरी आंटी, मगर इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है, कनक ने खाते हुए कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर मेरी आंटी की बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। मेरी आंटी बहुत गुस्सा थी। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? ठाकुर परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। भले ही हमारी मैडम जिंदा नहीं है मगर फिर भी मिस प्रिया है। तुम ठाकुर परिवार के लोगों पर ऑर्डर नहीं चला सकती। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम सर को ऑर्डर देना बंद करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी आंटी ने इतने गुस्से में कहा कि कनक में धीरे से अपना चम्मच नीचे रख दिया। उसने तेज नजरों से ने देखा और कहा, मेरी आंटी क्या आज सभी मिस प्रिया को अपनी मैडम मानती हैं? आप तो कब से कहे जा रही थी कि सब चीजें आपकी ओरिजिनल मैडम की है और कोई इन्हें छू नहीं सकता। जब प्रिया यहाँ आई थी तो क्या आपने उसे भी रोका था? क्या आप उसके साथ भी अपनी मैडम से लड़ रही थी? ये सुनने की बात की आग में जलकर आपकी मैडम की मौत हो गई है। क्या आपने प्रिया और उसके बेटे के लिए काम करना बंद कर दिया? क्या अपनी मैडम के लिए यही है आपका डेडिकेशन? उसकी बातें सुनकर मेरी आंटी का चेहरा लाल पड़ गया। तुम्हें पता क्या है मैडम, उस आग में जलकर मर गई। अचानक से हुआ कि हम कुछ कर ही नहीं पाए और मिस प्रिया ठाकुर परिवार के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। भले ही मैं उन्हें पसंद ना करूं लेकिन वह बच्चा बाहर नहीं रह सकता और उसके अलावा मैडम ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुकी थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि ठाकुर परिवार की इकलौते बच्चे को कुछ होने दे सकती थी? तो आपने प्रिया को सिर्फ इसलिए अपना लिया क्योंकि वह ठाकुर परिवार के बच्चे को जन्म देने वाली थी और आपकी पहले वाली मैडम एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाए, राइट? लेकिन क्या आपके दिमाग में यह बात आई कि जब तक प्रिया नहीं थी तब तक आपकी मैडम का कोई हादसा नहीं हुआ? अगर प्रिया के आने के बाद आपकी मैडम को देश से बाहर भेजने की कोशिश नहीं की तो क्या वह मरती? कनक काफी इमोशनल हो गई थी। उसने अपने आप को इन चीजों से लड़ने के लिए काबिल बना लिया था और कल मेरी आंटी ने जैसे उसकी साइड ली थी वह काफी खुश थी, मगर आज वह काफी उदास है। आफ्टर ऑल 5 साल सब कुछ बदल देते हैं। उसने ठाकुर परिवार को कोई बच्चा भी तो नहीं दिया सबके सामने, तो लोग क्यों ही उस याद रखेंगे? एक मिस्ट्रेस बिना किसी हिचकिचाहट के उसके घर में आ गई और मेरी आंटी जो उससे माँ की तरह प्यार करती थी वह भी उसे को अच्छे से रखने लगी सिर्फ बच्चे के लिए, और उन्हें ये भी लगता है कि वह ही उनकी मैडम की जगह लेने के लायक है। ये फीलिंग कनक को काफी हट कर रही थी। अचानक ऐसा लगने लगा कि सामने टेबल पर रखा हुआ सारा खाना बेस्वाद हो चुका है। उसने मुड़ते हुए धीरे से कहा, मेरी आंटी, आपको जो करना था वह आपने किया लेकिन दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर करने का हक किसी को नहीं है। आप अपने सर को डिफेंड करना चाहती हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके सर इस लायक है भी या नहीं। आपने कहा कि आपकी पुरानी मैडम बहुत अच्छी थी, लेकिन अपने आप से पूछिए कि रुद्र की तरफ से आपकी मैडम को कौन सी खुशी मिली? उसने रुद्र के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उससे मिली तो क्या सिर्फ एक दर्दनाक मौत। और मैं आपकी मैडम की तरह उसके सामने गिड़गिड़ाने और भीख मांगने वाली नहीं हूँ। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुझे रुद्र पसंद नहीं है। मैं यहाँ ठाकुर मिशन में रहना भी नहीं चाहती हूँ, और अगर आपको मेरा ये रहना इतना ही बुरा लगता है तो आप प्लीज रुद्र सिखाए कि वह मुझे यहाँ से जाने दे। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इतना कहकर उसने अपने व्हीलचेयर को पुश करते हुए दूसरी तरफ जाने लगी। सुबह सुबह जब उठी थी तो उसका मूड काफी अच्छा था, लेकिन अब वह काफी उदास हो गई थी। वह किसी भी चीज के लिए मेरी आंटी को ब्लेम नहीं करना चाहती थी कि वह उसे पसंद नहीं करती। आफ्टर ऑल उसका चेहरा पहले से बदल गया था, मगर सिर्फ उसे रुद्र से नफरत हो रही थी। जब वह उसे प्यार ही नहीं करता तो मेरी आंटी के सामने दिखावा क्यों करता है? रूम में आने के बाद भी कनक का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह जाना चाहती थी, वह कुछ सोचती उससे पहले उसका फोन बजा। तब उसे एहसास हुआ कि उसका फोन रूम के साइड टेबल पर रखा हुआ है। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और कॉलर आईडी देखी तो उसे आर्यन कॉल कर रहा था। कनक ने कॉल पिक कर लिया और कहा, मिस्टर सिंह, आपने मुझे सुबह सुबह फोन किया। क्या आप मुझे नाश्ता करवाने वाले हैं? तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया तो मैं तुम्हें जरूर कराने वाला हूँ। मुझे एड्रेस भेजो, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। आर्यन ने बातें गोल गोल घुमाने के बदले डायरेक्टली से पूछा। कनक ने भी बिना सोचे समझे अपना लोकेशन उससे भेज दिया, जो आर्यन को हैरान करने के लिए काफी था। उसने पूछा, तुम ठाकुर मैंशन में रह रही हो? क्या हुआ? क्या तुम सचमुच रुद्र को पसंद करती हो?
तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, मुझे यहाँ मजबूरी में रहना पड़ रहा है और मैं ये बात में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जब मिलेंगे तब बात करेंगे। कनक ने जल्दी से बात खत्म की। वह यहाँ रहने के लिए कितनी मजबूर थी यह बात वह सब जानती थी। वह इस घर को अपना घर कहती थी, मगर उसके बाद उसे हर चीज बेकार और बेमानी लगने लगी थी और यहाँ रहना उसे तकलीफ देता था और कनक बाहर जाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने कपड़े चेंज किए और बाल सेट करके नीचे आ गए। उसे इस तरह देखकर मेरी आंटी ने पूछा, क्या तुम बाहर जा रही हो? क्या रुद्र ने यह भी कहा है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, या फिर यह रूल मेरी आंटी ने खुद सेट किया है? मैं एक डिजाइनर हूं जिसे रुद्र ने काम के लिए हायर किया था और मैं पूरे दिन घर पर नहीं रह सकती, और उसके अलावा क्या मैंने ये नहीं कहा कि मुझे रुद्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आपको मेरे ऊपर इस तरह नजर रखने की जरूरत नहीं है जैसे कोई मैं चोर हूं। कनक ने अपनी बात खत्म की। घर के बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मेरी आंटी के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उन्हें बाहर जाकर देखा तो ठाकुर मैंशन के बाहर एक लाल कलर की फरारी पार्क की हुई थी और आर्यन ने रंग बिरंगे कलर के कपड़े पहने हुए हाथों में एक रेड रोज कप के लिए हुए खड़ा था और बार बार हॉर्न बजा रहा था, और उसे इस तरह देखकर कनक अपना सरना में हिलाया और धीरे से हंसी। उसने मेरी आंटी की तरफ मुड़कर कहा, मेरी आंटी, मुझे किसी के साथ बाहर जाना है, शायद मैं लंच के लिए भी वापस नहीं आऊंगी। इतना कहकर वह अपनी व्हीलचेयर कुछ करते हुए बाहर जाने लगी, लेकिन मेरी आंटी ने गुस्से में उसकी व्हीलचेयर पकड़ ली और कहा, रुद्र सर के जाने के कुछ देर बाद ही तुम उन्हें चिट कैसे कर सकती हो? तुम कितनी बेशरम औरत हो। 49 कनक गई आर्यन के साथ बाहर। अब तक आपने पढ़ा कि कनक जब अगली सुबह उठती है तब से मेरी आंटी जानबूझकर ये बताती है कि रात को प्रिया की तबीयत खराब हो जाने से रुद्र भागा भागा उसके पास चला गया, और मेरी आंटी की बातें सुनकर कनक का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वह आर्यन के बोलने पर बाहर जाने का डिसाइड करती है। अब आगे। मेरी आंटी की बातें सुनकर कनक स्पीचलेस हो गई। वह सिर्फ किसी से मिलने जा रही है, इतने में वह बेशर्म कैसे हो गई, और इस वक्त मेरी आंटी को तो ये भी नहीं पता कि वह रुद्र से रिलेटेड है। मेरी आंटी अगर मिस्टर ठाकुर प्रिया को देखने जा सकते हैं तो मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती, और उसके अलावा मैं रुद्र की कुछ नहीं लगती। क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही कर रही हैं मेरे साथ? कनक मेरी आंटी के साथ बुरा बिहेव बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वही तो थी जिसने 3 साल तक उसका ख्याल रखा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि मेरी आंटी कुछ ज्यादा ही कर रही है। कनक की बातें सुनकर मेरी आंटी और गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा है, सर तुम्हें ठाकुर मेंशन में लेकर आए हैं, तुम उनकी हो, और उसके अलावा को तुम्हारे साथ कितने अच्छे से बिहेव करते हैं, तुम उन्हें ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो? और जहां तक बात रही मिस प्रिया की, तो उन्होंने ठाकुर परिवार के बच्चे को जन्म दिया है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो सर ने मिलने क्यों नहीं जाएंगे? तुम इतनी नैरो माइंडेड क्यों हो? इतनी सी बात नहीं समझ सकती? जितना कनक उनकी बातें सुन रही थी उतना उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। मेरी आंटी, मैं फिर से कह रही हूं, मेरे मामलों से दूर रहिए, और मेरे काम पर उंगली उठाने वाली आपको कौन होती है? पहली बात, मैंने आपके रुद्र सर से शादी नहीं की है, इसलिए मैं किसी के साथ भी बाहर जाऊं उससे आपको और आपके रुद्र सर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर रुद्र से मेरा सचमुच कोई रिलेशन है तो ये हम दोनों का मामला है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसी तरह बिहेव करती रही तो मैं रुद्र को बोल दूंगी, फिर देखेंगे कि वह आपकी सुनता है या फिर मेरी। कनक ये बात कहना नहीं चाहती थी, मगर मेरी आंटी के अनरीजनेबल बिहेवियर ने उसे काफी परेशान कर दिया था। वह जल्द से जल्द मेरी आंटी से दूर जाना चाहती थी, लेकिन किसे पता था कि उसके मुंह से निकले हुए शब्द मेरी आंटी को और गुस्सा दिला देंगे। मैं तुम्हें बता रही हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ रहने के नाते तुम्हें सिर्फ उनके बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल हमारी पहली मैडम की तरह। वह हमारे सर को भगवान मानती थी, और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम इस परिवार में रहने के लायक नहीं हो। उनकी बातों से कनक एक पल के लिए हैरान हो गई। अब उसे समझ में आया कि मेरी आंटी हमेशा उससे अच्छी से बिहेव इसलिए करती थी क्योंकि वह रुद्र को भगवान की तरह पूजा करती थी, और यह बात सच भी थी कि बचपन से मेरी आंटी रुद्र की नैनी थी। बचपन से उन्होंने रुद्र को बड़ा किया था, इसलिए नेचुरल सी बात थी कि वह हमेशा रुद्र को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वही पागल थी जिसने ये सोच लिया कि मेरी आंटी उससे अच्छे से बिहेव करती थी क्योंकि वह एक अच्छी इंसान है।
वह ये बात तो भूल ही गई थी कि मेरी आंटी के लिए रुद्र एक बेटी की तरह था और वह बहू, वह उसकी सास की तरह थी, ना कि माँ। उसने ये कैसे सोच लिया कि अपने बेटे जैसे रुद्र को छोड़कर मेरी आंटी उसकी फिक्र करेगी या फिर उसके लिए उन्हें बुरा लगेगा। जब कनक को ये समझ में आया तो उसे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा। अब वह जिस तरह से मेरी आंटी को देख रही थी उसका नजरिया बिल्कुल बदल गया था। आफ्टर ऑल 5 साल पहले वह लोगों को पहचानने में बेवकूफ जो थी। वह हंसी और उसने कहा, मेरी आंटी, मुझे ठाकुर परिवार का हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं है। जल्दी कीजिए और रुद्र को बताइए कि वह मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने। तुम बहुत बड़ी एहसान फरामोश हो तुम। मेरी आंटी इतना ज्यादा गुस्सा थी कि उन्होंने कनक को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उनका हाथ बीच में ही रुक गया। कनक की कोल्ड आंखों को देखकर उन्हें थोड़ा डर लगने लगा। डोंट यू डेयर, मुझे टच करने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। मैं प्रिया नहीं हूं और मैं ठाकुर परिवार में शादी भी नहीं करना चाहती। अगर आपने मुझे मारा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुद्र क्या करेगा। मैं आपका हाथ तोड़ दूंगी, इस बात का पूरा यकीन कर सकती है आप। कनक के आसपास जो कोल्ड ऑरा फैला हुआ था उससे मेरी आंटी इतना डर गई कि उनका हाथ हवा में ही रुक गया। कनक ने उन्हें कोल्डली देखा और फिर अपनी व्हीलचेयर को घुमाते हुए बाहर चली गई। जैसे ही वह बाहर आई उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर आर्यन खड़ा था और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। उसने कहा, ब्यूटीफुल, क्या किसी ने तुमसे कहा है कि इस वक्त तुम काफी डोमिनेटिंग लग रही हो? तुम बिना किसी इनविटेशन के यहाँ गए, क्या तुम्हें डर नहीं है? चोर बोलकर रुद्र तुम्हें अरेस्ट करवा देगा। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा और आर्यन के हाथ से बुक ले लिया और उन फूलों को स्मेल करते हुए बोली, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, क्या यह मेरे लिए है? ऑफ कोर्स, आर्यन को लग रहा था कि कनक बहुत चार्मिंग है। वह कनक को लेकर बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ फीमेल हाउसकीपर उसे देखकर शर्मा रही थी और आर्यन भी उन्हें देखकर सीटी बजा रहा था। कनक ने उसे देखा और कहा, मिस्टर सिंह, क्या आप लो प्रोफाइल नहीं रह सकते? लो प्रोफाइल कैसे रखा जाता है? जब से मैं पैदा हुआ हूं मेरे डैड ने मुझे कभी सिखाया ही नहीं लो प्रोफाइल रहना। कहकर उसने कनक को मदद करके गाड़ी में बिठाया और उसकी सीट बेल्ट लगा दी और उसकी व्हीलचेयर को फोल्ड करके गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। लेट्स गो ब्यूटीफुल, आज ये हैंडसम लड़का तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बाहर ले जाएगा। मुझे बताओ तुम क्या खाना चाहोगी? मैंने सुना है कि दिल्ली का डोसा बहुत फेमस है, क्यों ना हम उसे ट्राई करें? इतने सालों से अमेरिका में रहने की वजह से मैंने नहीं खाए। यस मैम, जैसा आपका ऑर्डर, आर्यन ने कहा और गाड़ी स्टॉप करके वहां से निकल गया। कनक के जाने के काफी टाइम बाद मेरी आंटी अपने शौक से बाहर आए और उनकी गाड़ी को वहां से जाते हुए सिर्फ देखती रही। कनक की कोल्ड ऑरा को देखकर वह सचमुच थोड़ी देर के लिए डर गई थी। ये लड़की है कौन और उसकी कोल्ड आंखों की वजह से वह इतना क्यों डर गई थी? ये सोचकर मेरी आंटी ने जल्दी से अपना फोन निकाला, रुद्र को कॉल किया। कॉल पिक होते ही उन्होंने कहा, सर, मिस सिया किसी आदमी के साथ बाहर गई है और वह आदमी अपने हाथ में ढेर सारी गुलाब का गुलदस्ता लेकर आया था। आप इस तरह की लड़की से प्यार कैसे कर सकते हैं? रुद्र हॉस्पिटल में ही था और वह घर वापस आने वाला था और मेरी आंटी की बातें सुनकर उसका चेहरा डार्क हो गया। कौन है था वह आदमी? सर, वह जहां तक मुझे पता है सिंह परिवार के यंग मास्टर थे। मैंने साफ साफ नहीं देखा। मेरी आंटी बहुत अच्छे से जानती थी कि आर्यन और रुद्र एक दूसरे के पक्के ओपोनेंट थे और जब कनक का रुद्र के दुश्मन के साथ इतना अच्छा रिलेशन है तो पक्का वह एक अच्छी इंसान नहीं है। सर, मुझे लगता है कि वह मिस्टर सिंह के साथ काफी सिमिलर है। वो लोग मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। सर, मैं ऐसी लड़की को ठाकुर परिवार में रहने नहीं दे सकती। आप बेवकूफ मत बनो। मेरी आंटी, मैं समझ गया। क्या उसने नाश्ता किया? रुद्र ने अपना सर सहलाते हुए कहा, वह काफी रात जगा रहा था। जब मेरी आंटी ने सुना कि है रुद्र को अभी भी कनक की फिक्र है तो वह और बेचैन हो गई। उन्होंने कहा, सर, आपने सुना ना मैंने क्या कहा? इस तरह की औरतें ठाकुर परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। आपने पूरी रात आराम नहीं किया, फिर भी आप वापस आए उसके लिए खाना बनाने, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बहुत हार्टलेस है। उनकी बात सुनकर रुद्र के एक्सप्रेशन और बिगड़ गए। वह किसी के मुंह से कनक की बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकता था, चाहे वह मेरी आंटी ही क्यों ना हो। उसने कहा, मेरी आंटी, मुझे उम्मीद है कि आखिरी बार है जब आप उसके लिए कुछ बुरा बोल रही है।
मैं आज आपको सच बता देता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा और कोई मेरी वाइफ होगी तो सिर्फ वही होगी। आपको पसंद हो या फिर ना हो, मेरा माइंड नहीं बदलने वाला। अगर आपको इतना ही फर्क पड़ रहा है तो मैं अपनी मॉम से बात कर लेता हूँ, आप वहां जाकर उनका ख्याल रख सकती है, वह इतने सालों में काफी अकेली रह रही है। वही रुद्र की बातें सुनकर मेरी आंटी पूरी तरह हैरान होगी। सर, क्या आप उस लड़की के लिए मुझे यहाँ से दूर भेज रहे हैं? उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्र उनके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। क्या वह सिर्फ रुद्र की भलाई नहीं चाहती? जब रुद्र ने मेरी आंटी की आवाज में उदासी महसूस की तो वह भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने कहा, मेरी आंटी, मैं आपको कहीं दूर नहीं भगा रहा, मैं बस चाहता हूं कि आप उसके साथ शांति से रहे। जब आप खुद के दिमाग को शांत करेंगे तब आपको उसके और कनक के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम इसकी तरह हार्टलेस नहीं थी, वो सर की कितनी रिस्पेक्ट करती थी और उनके अलावा किसी और आदमी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। लेकिन यह औरत जैसे ही आप गए दूसरे आदमी के साथ बाहर चली गई, वह कभी मैडम की बराबरी नहीं कर सकती थी। जितना मेरी आंटी बोल रही थी उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। अब रुद्र के सर में दर्द होने लगा था। उसने कहा, मेरी आंटी, इस बारे में ध्यान से सोचिए, मैं अपना माइंड नहीं बदलने वाला। अगर आप उसके साथ नहीं रह सकती है तो मैं आपको मेरी माँ के पास भेज देता हूँ। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और कॉल कट करते ही मेरी आंटी पूरी तरह से हैरान हुई। रुद्र अभी भी उसी लड़की के पीछे पागल है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? उनकी बीवी उनके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती थी, फिर भी उन्होंने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, और इस औरत के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? मेरी आंटी ने गुस्से में फोन नीचे पटक दिया। वह अब ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली थी और उसने अब ठान लिया था किसी भी तरह से वह इस औरत को रुद्र से दूर करेगी। वहीं दूसरी तरफ मेरी आंटी की बातें सुनकर वह काफी रेस्टलेस हो गया था। आधी रात को फूड पॉइजनिंग होने की वजह से प्रिया को हॉस्पिटल भेजना पड़ा। भले ही वह ठीक है मगर अभी भी बेहोश थी। भले ही उसके दिल में प्रिया के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, मगर रुद्र को उसका ख्याल रखना था और जब तक वह होश में नहीं आ जाती तब तक वह वहां से जा नहीं सकता था। जब उसे ख्याल आता कि कनक आर्यन के साथ बाहर गई है तो वह खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। वो इतनी आसानी से आर्यन से बातें कैसे कर सकती है? क्या वह नहीं जानती कि और आर्यन दुश्मन है? और क्या कनक का ही आइडिया था कि अहिर ठाकुर कॉर्पोरेशन की कॉन्फिडेंशियल फाइल लीक करें? ये सब सोचते हुए रुद्र फ्रस्ट्रेट हो गया। वह वही सर मसलते हुए वहीं बैठा हुआ था, तभी ऋषि वहां पर आया। उसने कहा, सर, रात से यही है, मेरी रिक्वेस्ट है आप कुछ खा लीजिए और जाकर आराम कीजिए घर पर। अगर मिस प्रिया को होश आ गया तो मैं आपको फोन करूंगा। ऋषि को लगा कि रुद्र उसकी बात नहीं मानेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी बात सुनते ही रुद्र ने तुरंत कहा, तुम यही रुक कर उस पर नजर रखो, मुझे कुछ प्राइवेट मैटर सेटल करना है। प्राइवेट मैटर? ऋषि हैरान हो गया। 5 सालों में रुद्र ने अपनी कंपनी को ही अपना घर बना लिया था और वह दिन रात काम करता रहता था। उसने तो कभी नहीं देखा कि रुद्र कोई प्राइवेट मैटर भी है, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया कि कोई रुद्र को इतना परेशान कर सकता है तो वह है सिर्फ एक इंसान हूं जो इस वक्त रुद्र के घर में रह रहा है। भले ही वह सिया को पसंद नहीं करता हो, लेकिन वह अपनी ड्यूटी जानता था, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और रुद्र को गाड़ी की चाबी दे दी। सर, गाड़ी धीरे चलाएगा। समझ गया। रुद्र ने गाड़ी की चाबी ली और हॉस्पिटल से बाहर चला गया। गाड़ी में बैठने के बाद रुद्र ने अपना फोन निकाला और घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखी और उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट लिया। उस फुटेज में ये भी दिखा कि आर्यन और वो कितने मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे और आर्यन का हाथ पकड़कर कनक गाड़ी में बैठी, जिसे देखते ही रुद्र का दिल गुस्से से भर गया। क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वह उसकी बीवी को चुराने की कोशिश करे? वह सोच भी नहीं सकता कि वह किस गड्ढे में गिरने वाला है। वीडियो देखने के बाद रुद्र ने ट्रैफिक अपार्टमेंट के हेड को फोन किया और कहा, मिस्टर पांडे, मुझे एक लाइसेंस प्लेट नंबर चेक करने में मदद कीजिए। मुझे पता करना है कि इस वक्त ये गाड़ी कहां पर है। ऐसे कामों के लिए रुद्र अपने आइडेंटिटी का फायदा बहुत कम ही उठाता था और शायद ये पहली बार था जब वह अपनी पावर का इस्तेमाल किसी प्राइवेट काम के लिए कर रहा है।
जब ट्रैफिक पुलिस के हेड ने रुद्र की आवाज सुनी तो एक बार भी ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसने रुद्र की बताई हुई नंबर प्लेट वाली कार को पूरे शहर में ढूंढना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसने रुद्र को कॉल करके बताया, मिस्टर ठाकुर, ये कार इस वक्त इंपीरियल रेस्टोरेंट के सामने पार्क की हुई है। ये बात सुनकर रुद्र की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसे याद था कि उसने कनक के लिए खाना बनाया था, तो क्या उसने उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाया, और या फिर वह आर्यन के साथ जानबूझकर बाहर खाना खाने गई है, फिर वह सिर्फ कैजुअली खाना खाने गए हैं। 50 ऋषि को रोना आ रहा है। अब तक आपने पढ़ा कि मैरी आंटी के रोकने के बावजूद भी कनक आर्यन के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जाती है, जिसकी सारी खबर मेरी आंटी रुद्र तक पहुंचा देती है और रुद्र आर्यन की कार का पता लग जाता है। अब आगे रुद्र कनक के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहता था, लेकिन वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक डेविल है जो उसकी सोच से बिल्कुल उल्टा सोचता है। जब वह इंपीरियल रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर पहुंचा तभी उसे सामने ही आर्यन की रेड कलर की फरारी दी गई, जिसका कलर इतना ब्राइट था कि आंखों को चुभ रहा था। सामने ही ग्लास विंडो से उसे कनक और आर्यन दिखे, जो एक सीट पर बैठकर कुछ खाते हुए हंसते हुए बात कर रहे थे, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कनक बहुत अच्छे मूड में थी। तभी अचानक आर्यन ने उससे कुछ कहा और कनक अपना सर झुकाकर हंसने लगी और उसने धीरे से अपना चोट लगा हुआ पैर को छुआ। उसकी मूवमेंट बहुत तेज थी, मगर फिर भी रुद्र ने उसे देख लिया। उसके एक्सप्रेशन बिगड़ गया। उसने जल्दी से ऋषि को कॉल किया, एक पतला से ब्लैंकेट इंपीरियल रेस्टोरेंट के बाहर लेकर आओ। ऋषि को रुद्र के ऑर्डर मानने की आदत हो गई थी और कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुद्र के ऑर्डर कितने अटपटे होते या फिर उसे कितने हैरान करते थे, अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। जल्द ही ऋषि एक पतला सा ब्लैंकेट लेकर वहां आ गया। वहां पहुंचते ही रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, ये ब्लैंकेट सिया को दे आओ, उसका पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है और मौसम काफी ठंडा है, उसे पक्का ठंड लग रही होगी। ऋषि पूरी तरह हैरान हो गया और उसने पूछा, मैं उससे दे आओ? रुद्र ने अपनी तेज और कोल्ड नजरों से उससे घूर कर देखा तो ऋषि कंफ्यूज हो गया। उसे लगा क्या रुद्र को ये पर्सनली देने नहीं जाना चाहिए था, और उसके अलावा और आर्यन एक साथ बैठकर मुस्कुराते हुए खा रहे थे, तो क्या उससे खुद वहां नहीं जाकर उनके सामने ये बताना चाहिए था? ऋषि को रुद्र समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें रुद्र की बात काटने की हिम्मत नहीं है। वह हाथ अपने हाथों में वह पतला सा ब्लैंकेट लिए अंदर जाने के लिए मुड़ा। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पीछे मुड़कर परेशान होकर कहा, सर, देखकर लगता है कि सिया और आर्यन को बहुत अच्छे से जानती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी की कॉन्फिडेंस फाइल्स, इस मामले को यहीं खत्म कर दो, आगे इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है? रुद्र अचानक से कहा तो ऋषि हैरान हो गया और उसने पूछा, सर, पिछले कुछ सालों से ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कि आप इतनी आसानी से आर्यन सिंह को ही ले जाने देंगे? आपको सिया जैसी लड़की को अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला तुम कब से लेने लगे? रुद्र ने गहरी आवाज में कहा तो ऋषि जल्दी से चुप हो गया, लेकिन ये बात साफ थी कि अभी भी सिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। जल्दी जाओ। जब रुद्र ने देखा कि कनक एक बार फिर से अपने पैरों को छू रही है तो उसने ऋषि को ऑर्डर दिया। ऋषि अपने हाथों में ब्लैंकेट लिए अंदर गया और सबके सामने थोड़े गुस्से भरी आवाज में बोला, सर ने कहा है कि आपका पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ है और सुबह का मौसम काफी ठंडा है, तो उन्होंने ये पतला ब्लैंकेट आपके लिए भिजवाया है। कनक और आर्यन दोनों हैरान हो गए। उन्होंने एक साथ खिड़की के बाहर देखा तो रुद्र की गाड़ी दिखाई थी, मगर खिड़की बंद होने की वजह से उन्हें रुद्र नहीं दिखा। मगर आर्यन ने हंसते हुए कहा, सिया, मानना पड़ेगा आपकी खूबसूरती का जादू हमारे बर्फ के पहाड़ मिस्टर ठाकुर पर भी चल गया। उसने एक्चुअली आपको एक ब्लैंकेट भेजा और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जब उसने तुम्हें मेरे साथ देखा तो वह बिल्कुल जल्दी नहीं है, वह बिल्कुल उस रुद्र की तरह बिहेव नहीं कर रहा जिसे मैं जानता हूँ। आर्यन के साथ साथ कनक को भी थोड़ी हैरान थी। इस बात को साइड में रखते हैं कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उसका कर्ट बिहेवियर बिल्कुल उसकी स्टाइल से मैच नहीं होता था। अगर यह पास्ट होता है तो रुद्र बिना सोचे समझे अंदर आता और उसे खींचते हुए बाहर ले जाता। वह कैसे उसे आर्यन के साथ बैठकर खाना खाते हुए और मुस्कुराते हुए बात करते देख सकता था?
ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अब कनक का खाना खाने का भी मूड नहीं था। इस वक्त ऋषि उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसके बॉस को चीट कर रही है और रुद्र बाहर वेट कर रहा था। भले ही वह अंदर नहीं आया मगर वह उसके खाना खत्म करने का इंतजार बाहर कर रहा था, जो कनक को काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था। कनक ने अपना चम्मच नीचे रखा तो आर्यन ने हैरानी से कहा, तुम इसी तरह नहीं जाने वाली है ना? हमने तो अभी कोई बात ही नहीं की। कनक ने अपने कंधे उचकाए और कहा, वह इस वक्त वह मेरा बॉस है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस वक्त तुमसे बात कर सकती हूँ? ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आर्यन सचमुच काफी डिसअपॉइंटेड था, लेकिन उसे अपनी टोन चेंज की और मुस्कुराकर बोला, कल एक ऑक्शन है तो मेरे साथ आना। ये टाइम पर डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता मैं आ पाऊंगी या फिर नहीं, आफ्टर ऑल मैं एक पेशेंट हूँ। कनक ने आर्यन को कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कनक ने ऋषि की हाथ से ब्लैंकेट ले लिया और उससे खुद को कवर कर लिया। वह खुद को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। उसे दिल्ली शहर के मौसम के बारे में बहुत अच्छे से पता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि चोट लगने के बाद उसे इतनी ज्यादा ठंड लगेगी। वह सचमुच अंदर का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन शर्म के मारे वह रेस्टोरेंट के मैनेजर से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। जब कनक ने वह ब्लैंकेट लिया तब आर्यन को कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, क्या तुम्हें सचमुच ठंड लग रही थी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं थोड़ा ज्यादा ही केयरलेस हो गया था, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन कनक ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादा ठंड नहीं है, मगर बात यह है कि मुझे अभी भी चोट लगी है, इसीलिए मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगली बार मैं एडवांस में तैयारी करके आऊंगी। ठीक है, तो फिर यही सही, अगली बार हम जरूर मिलेंगे। आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाया। कनक जानती थी कि वह उसमें इंटरेस्टेड है क्योंकि वह एक बहुत ही फेमस का डिजाइन और थी और उसकी वजह से रुद्र की कंपनी को काफी फायदा होने वाला था। और दूसरा कारण ये भी था कि आर्यन एक प्ले बॉय था। भले ही वह प्ले बॉय था मगर वह अपने लिमिट जानता था, इसलिए उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगली बार मिलते हैं। और फिर इतना बोलकर वह अपनी व्हीलचेयर को पुश करते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक से ऋषि को अपने ऊपर किसी की तेज खतरनाक नजरें महसूस हुई जो उसे चीर देना चाहती थी और वह समझ गया कि यह उसका बॉस रुद्र ही होगा, इसलिए वह जल्दी से आगे आया और उसने कनक की व्हीलचेयर पकड़ते हुए रिस्पेक्टफुली कहा, मैं बाहर ले चलता हूँ। कनक एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन उसे कुछ समझ में आ गया और उसने ऋषि को मना नहीं किया। गाड़ी में आकर कनक के बगल में बैक सीट पर बैठी हुई थी और रुद्र ने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने कल पहने हुए थे और उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वह पूरी रात नहीं सोया। तभी कनक ने पूछा, मैंने सुना कि कल रात प्रिया को फूड पॉइजनिंग हो गई और आप आधी रात को उसके पास दौड़ते हुए गए, तो आप सुबह सुबह मुझे ढूंढने के लिए क्यों आ गए? क्या प्रिया खतरे से बाहर है? उसकी बात सुनकर रुद्र हैरान हो गया। उसने सोचा था कि कनक उससे कुछ एक्सप्लेन करेगी और उससे कहेगी कि वह उसे गलत ना समझे, लेकिन कनक ने सीधे उससे प्रिया के बारे में पूछा। वो थोड़ी देर के चुप रहा और फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता, जब मैं वहां से निकला था तब वह होश में नहीं आई थी। ऋषि, प्रिया कैसी है? इस वक्त ऋषि को रोना आ रहा था, फिर भी उसने कहा, सर आपने ही तो मुझे ये ब्लैंकेट में सिया को देने के लिए कहा था और जब मैं वहां से निकला तब मिस प्रिया को होश नहीं आया था। उसकी बात पर कनक हंसी और उसने कहा, इसका मतलब उसकी कंडीशन काफी सीरियस है। मिस्टर ठाकुर, आपको जल्दी वापस जाकर उसका ध्यान रखना चाहिए, वरना क्या पता उसे कुछ हो गया तो। रुद्र कनक की बातों के लिए पीछे का मतलब समझ रहा था। उसने कहा, ऋषि जाओ यहाँ से हॉस्पिटल वापस अभी के अभी। इस वक्त रुद्र गुस्से में गुर्रा रहा था, एक शेर की तरह जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। उसका गुस्सा देखते ही ऋषि गाड़ी से उतरा और बिना एक भी बार पीछे देखे तेजी से वहां से दौड़ते हुए चला गया। अब गाड़ी में सिर्फ वह और कनक ही बचे हुए थे। कनक अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। तभी रुद्र ने अचानक पूछा, क्या प्रिया का ठाकुर मेंशन में रहना तुम्हें इतना परेशान करता है? उसका सवाल सुनकर कनक की मुट्ठी आपस में कस गई। क्या उसे परेशानी होती है? हाँ बिल्कुल, लेकिन 5 साल पहले हुआ करती थी। वह उसकी पत्नी थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन प्रिया और उसके होने वाले बच्चे के लिए रुद्र ने जबरदस्ती उसे देश से बाहर भेजने की कोशिश की और अब 5 साल बीत जाने के बाद, जिंदगी और मौत से लड़कर वापस आने के बाद, वह एक्चुअली उससे सवाल पूछ रहा है।
उसकी बात सुनकर कनक हंसी और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर ठाकुर आप मजाक करने में बहुत अच्छे हैं। प्रिया आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बेटे की बायोलॉजिकल मदर है। क्या आपको नहीं लगता कि मुझसे ये सवाल पूछना थोड़ा अजीब हो गया? मैं होती कौन हूँ, पसंद या फिर नापसंद करने वाली? मैं आपकी कुछ नहीं लगती। खबरदार, जो तुमने हिम्मत की अगली बार यह कहने की कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती। अचानक से रुद्र ने कनक का हाथ पकड़कर उसे सीट पर दबाते हुए कहा। उसकी पकड़ से छूटने के लिए कनक कसमसाने लगी, लेकिन रुद्र के हाथ लोहे की जंजीरों जैसे थे, जिसे वह छूट नहीं पा रही थी। कनक जानती थी कि वह इस तरह छूट नहीं पाएगी, इसलिए उसने सर झुकाया और उसी से पास में बोली, मिस्टर ठाकुर आप मुझे हट कर रहे हैं। उसने सोचा कि रुद्र उसकी बातों को इग्नोर कर देगा, लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि उसकी आवाज सुनते ही रुद्र ने तुरंत उसे छोड़ दिया। कनक में फ्री होते ही सीधे बैठते हुए अपने हाथ सहलाकर उदासी में कहा, मैं सच कह रही हूं, आपको गुस्सा किस बात पर आया? आप ये सच बदल सकते हैं कि प्रिया ने आपके बच्चे को जन्म दिया है। क्या ये बात तुम्हें इतना परेशान करती है? रुद्र ने एक बार फिर पूछा। कनक ने अपना सर दूसरी तरफ घुमाया और कहा, बिल्कुल नहीं, इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास मेरा खुद का बेटा है और उससे मुझे याद आया कि आपको एक वीडियो चैट अरेंज करना होगा। मुझे अहीर से बात करनी है और मैं यह मेक श्योर करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा सेफ है, वरना मैं आपकी जान ले लूंगी। रुद्र ने देखा कि अहीर की बात करते हुए कनक की आंखों में चमक आ गई थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ही उसका सब कुछ है और उसकी खुशी छुपी नहीं रही थी। क्या कहा उसने अभी अभी? अगर उसने कहा कि अहीर उसका बेटा है तो वह के बारे में क्या? वह उसका कौन है? कौन है अहीर का पिता? रुद्र यह सवाल करने से पूछना नहीं चाहता था। उसे नहीं पता था कि कनक क्यों उसके सामने अहीर की आइडेंटिटी नहीं मानना चाहती, लेकिन इस वक्त वह अपने आप को और नहीं रोक पाया और उसने पूछ लिया। एक पल के लिए कनक हैरान हो गई। उसने भले ही अपने मुंह से रुद्र को कुछ नहीं बताया हो, लेकिन रुद्र सब कुछ जानता है और अब इस तरह का सवाल पूछकर वो क्या साबित करना चाहता है, ये कनक को समझ नहीं आया। लेकिन उसने शांत होकर कहा, अहीर के पिता मर चुके हैं। उसके बाद इतनी शाप थी कि रुद्र के दिल में तेज दर्द हुआ। उसके दिल में जितना दर्द था उससे भी कहीं ज्यादा गुस्सा था। उसने कनक की तरफ देखा, जिसके कोल्ड और इंडिफरेंट एक्सप्रेशन उसे और उदास होने के लिए मजबूर कर रहे थे। कुछ देर के लिए उनके बीच में बिल्कुल खामोशी छा गई। कार का माहौल इतना बिगड़ चुका था कि कनक को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वह खिड़की खोलना चाहती थी। तभी रुद्र ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, वंश मेरा बेटा नहीं है। क्या कहा आपने? कनक ने उसकी तरफ देखकर पूछा। दिल्ली शहर में सब जानते थे कि प्रिया ने ठाकुर परिवार के बच्चे को जन्म दिया है और रुद्र ने ठाकुर कॉर्पोरेशन के 50% शेयर वंश के नाम कर दिए हैं। अगर वह कह रहा है कि वंश उसका बेटा नहीं है तो उसने ऐसा क्यों किया? अगर वह उसका खुद का बेटा नहीं है तो क्या वह किसी और के बच्चे के लिए अपनी ही बीवी और होने वाले बच्चों को इस तरह से बिहेव करता 5 साल पहले? बिल्कुल नहीं।